नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो महाराष्ट्र में बिगड़े हालात, जानिए कहां कोरोना हॉटस्पॉट, 31 मार्च तक लगा लॉकडाउन। जी हां, कोरोना महामारी के खिलाफ जारी लड़ाई महाराष्ट्र में कमजोर पड़ती नजर आ रही है। यहां नए मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ताजा खबर यह है कि ठाणे में लगातार सामने आते मामलों को देखते हुए यहां के कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में 31 मार्च तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। ठाणे नगर निगम की ओर से इस बारे में आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है और रहवासियों को नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। ठाणे में अब तक 16 क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में पहचाना गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इसे मिशन स्टार्ट अगेन नाम दिया है। सरकार के बनाए नियमों के अनुसार हॉटस्पॉट के बाहर के क्षेत्रों में गतिविधियों की अनुमति होगी। भारत के क्वाड के अपने साथी देशों अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया से कोविड से बचाव वाली वैक्सीन के उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद मांगी है। सूत्रों के अनुसार भारत सरकार के 2 वरिष्ठ अधिकारियों ने चीन के मुकाबले के लिए सहयोगी देशों से ये मदद मांगी है। भारत विकासशील देश गरीब देशों को बड़े पैमाने पर वैक्सीन की आपूर्ति करना चाहता है। ये आपूर्ति सस्ती दर पर है और मुफ्त हो सकती है। ऐसा कर भारत कोविड से बचाव में मदद के क्षेत्र में चीन को पीछे छोड़ देगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो यात्रीगण ध्यान दें, रेलवे से संबंधित किसी भी समस्या या जानकारी के लिए आप 139 नंबर करें डायल। जी हाँ, भारतीय रेल यात्रियों के सफर को सुगम बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। अब रेलवे में संबंधित किसी भी तरह की शिकायत के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए रेल हेल्पलाइन नंबरों को एक साथ मिला दिया है। भारतीय रेलवे ने सभी मौजूदा हेल्पलाइन नंबरों की जगह अब 139 नंबर जारी कर दिया है, जिसमें यात्रियों के लिए इस नंबर को याद रखना और रेलवे से जुड़ा आसान होगा। एकल नंबर 139 का उपयोग यात्रा के दौरान सभी पूछताछ और शिकायत दर्ज करने के लिए किया जाएगा। रेलवे द्वारा जारी की गई जानकारी में कहा गया है कि जोनल रेलवे 139 के अलावा कोई नया हेल्पलाइन नंबर या शिकायत नंबर जारी नहीं करेगा। नया नंबर रेल उपभोक्ताओं को एकीकृत रेल सेवाएं प्रदान करेगा, जो सुरक्षा, शिकायतों, खान-पान, सतर्कता के लिए केवल 139 डायल कर सकते हैं। नए नंबर की शुरुआत के साथ बाकी सभी हेल्पलाइन नंबर बंद कर दिए जाएंगे, यानी कि अब रेलवे की सभी सेवाओं के लिए आपको सिर्फ 139 नंबर डायल करना होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो फास्टैग के बिना नहीं होगा वाहनों का इंश्योरेंस, जाने कब से शुरू होगी नई व्यवस्था। जी हां, सड़क परिवहन मंत्रालय ने 4 पहिया वाहनों या पर फास्टैग अनिवार्य कर दिया। इसके साथ ही नई व्यवस्था के तहत बगैर फास्टैग के वाहनों का इंश्योरेंस भी नहीं हो सकेगा। ये व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। मंत्रालय ने फास्टैग पर सख्ती बरतते हुए इसको इंश्योरेंस से जोड़ने का फैसला लिया। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनियों को आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 1 अप्रैल 2021 से 4 पहिया वाहनों का इंश्योरेंस कराने के लिए फास्टैग अनिवार्य रूप से वाहन पर लगा होना चाहिए। इंश्योरेंस करते समय कंपनियां वाहन नंबर के आधार पर फास्टैग को लेकर कोड जांचेंगी, जिसमें पता चल सकेगा कि फास्टैग लगा है या नहीं। परिवहन सॉफ्टवेयर की मदद से फास्टैग का पता लगाया जा सकेगा। मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार इस नई व्यवस्था से 31 मार्च 2021 के बाद एक्सपायर होने वाला इंश्योरेंस दोबारा से फास्टैग के साथ होगा। इस तरह धीरे धीरे इंश्योरेंस कम कराने वाले सभी पुराने वाहनों का फास्टैग लग जाएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो दिल्ली में प्लास्टिक कचरा दीजिए, बदले में चखिए गुलाब जामुन और समोसे का स्वाद। जी हां, घर में कबाड़ के रूप में प्लास्टिक कचरा जो कि बेवजह घर के में रखा रहता है, अब वो लजीज पकवान खिलाने का भी जरिया बन रहा है। अब लोग प्लास्टिक कचरे के बदले गुलाब जामुन, छोले भटूरे, समूचे, कचौड़ी और रोटी सब्जी जैसे खाने के व्यंजनों के आनंद ले रहे हैं। लोगों में बढ़ती गार्बेज कैफे की लोकप्रियता का असर है कि केवल करोल बाग क्षेत्र में 24 गार्बेज कैफे पर अब तक 400 किलो से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्रित किया गया है। साथ ही गार्बेज कैफे पर आने वाले लोगों की संख्या भी बढ़ रही है। दरअसल स्वच्छता रैंकिंग सुधारने और प्लास्टिक कचरे का सही तरीके से निस्तारण के लिए करोल बाग क्षेत्र के उपायुक्त हिमांशु गुप्ता ने गार्बेज कैफे शुरू किया है, जिसमें निगम के कचरे या कबाड़ से जो प्लास्टिक की बोतलों को अलग अलग करना पड़ता था, अब लोग प्लास्टिक को कचरे को न फेंक कर इसे इकट्ठा करने की आदत डाल रहे हैं। 1 किलो जब कचरा एकत्रित हो जाता है तो लोग खाना लेने पहुंच जाते हैं। दोस्तों, आपको ये सुविधा कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जरूरत पड़ी तो संसद पहुंचेंगे ट्रैक्टर पर लाखों किसान, टिकैत ने किया आगाह। जी हां,
भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने सोमवार को कहा कि आवश्यकता पड़ी तो 3 नए कृषि कानूनों को निरस्त कराने के लिए लाखों की संख्या में किसान ट्रैक्टरों पर संसद पहुंचेंगे। टिकैत ने नरेंद्र सिंह तोमर का नाम लिए बिना उन्हें बिना अधिकार का केंद्रीय कृषि मंत्री बताया है। केंद्र के 3 कृषि कानूनों को वापस करने की मांग को लेकर दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर चल रहे किसान आंदोलनों के प्रमुख किसान नेता टिकैत ने सोमवार को यहां किसान रैली में कहा कि यदि जरूरत पड़ी तो हम 3 काले कानूनों को रद्द कराने के लिए लाखों की संख्या में ट्रैक्टरों पर संसद में पहुंचेंगे। टिकैत ने कहा कि लूट की सरकार अब सत्ता में आ गई, हमें इससे सावधान रहना होगा। उन्होंने किसानों से कहा कि श्योपुर से ही बैरिकेडिंग तोड़ना शुरू करें। उन्होंने हल क्रांति शुरू करने का आह्वान किया है। टिकैत ने किसानों को जागरूक करने तथा किसान आंदोलन का समर्थन हासिल करने के लिए 5 राज्यों मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करने की योजना बनाई है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जब हर वक्त आसमान में होगी देश की सीमाओं की निगरानी, 28 मार्च को लॉन्च होगा जियो इमेजिंग उपग्रह। जी हां, भारत देश की सीमाओं पर आसमान से ही सटीक नजर रखने के जल्द सक्षम हो जाएगा। यही नहीं, वो प्राकृतिक आपदाओं की त्वरित निगरानी करने में भी योग्यता हासिल कर लेगा। दरअसल ये सब होगा इस महीने की 28 तारीख को प्रक्षेपित किए जाने वाले अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट यानी कि पृथ्वी का अवलोकन करने वाले उपग्रह से GSAT-1 नामक इस उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से GSLV-F-10 रॉकेट के प्रक्षेपित किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि उपग्रह हाई रेजोल्यूशन के कैमरे से लैस होगा, जिसकी मदद से भारतीय सीमाओं और महासागरों पर नजर रखी जा सकेगी। यही नहीं, प्राकृतिक आपदाओं के दौरान भी इसमें काफी मदद मिलेगी। इसकी मदद से किसी भी प्राकृतिक आपदा की त्वरित निगरानी की जा सकेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन के साइबर अटैक की चिंताओं के बीच भारत तैयार करेगा साइबर सिक्योरिटी पर नई राष्ट्रीय नीति। और जी हां, चीन के साइबर अटैक के इंडियन स्टॉक एक्सचेंज और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई प्रभावित होने के आरोप के बाद देश की साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय रणनीति तैयार कर रही है। ये प्लान गृह मंत्रालय, डिफेंस सूचना मंत्रालय, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है, जिससे ऐसे किसी भी अटैक की आशंका के लिए रणनीति होगी। ये बात पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल और भारत के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक राजेश पंत ने एक साक्षात्कार में कही। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली सुरक्षा समिति की कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। अक्टूबर 2020 में मुंबई में हुए बड़े पावर कट के साथ हाल ही में हुए संदिग्ध साइबर घुसपैठ की जांच भी अधिकारी कर रहे हैं, जिसमें बैंकिंग सिस्टम और देश के प्रमुख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में गड़बड़ होने की घटना सामने आई थी। पंत ने ये भी कहा कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये क्यों हुआ है। इनके अनुसार ये मेलवेयर भी हो सकता है और बिना जांच के इसे साइबर अटैक कहना भी सही नहीं होगा। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो जून जुलाई तक आ सकता है बच्चों का कोरोना टीका। सीरम इंस्टीट्यूट और भारत बायोटेक भी कर रहा है परीक्षण। जी हां, बच्चों के लिए कोविड-19 का टीका गर्मियों के अंत तक आ सकता है। बच्चों के टीके बनाने में जुटी कंपनियों के परीक्षण की शुरुआती डाटा जून जुलाई तक आने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि डाटा उपलब्ध होते ही कंपनियां सरकार से टीके के आपातकालीन उपयोग के लिए आवेदन करेंगी। अनुमति मिलते ही बच्चों का टीकाकरण शुरू हो जाएगा। कोविड-19 टीका बनाने वाली अमेरिका की 2 नामी कंपनियां फाइजर बायोएनटेक और मॉडर्ना 12 से 15 साल तक की आयु वाले बच्चों पर तीसरे चरण का परीक्षण कर रही हैं। दोनों कंपनियों ने जनवरी के अंतिम सप्ताह में परीक्षण शुरू किया था। अभी फाइजर बायोएनटेक के मौजूदा कोविड-19 टीके को 16 साल से अधिक उम्र वालों के इस्तेमाल की मंजूरी मिली हुई है। साथ ही भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कहा है कि ये अक्टूबर तक बच्चों के लिए टीका तैयार कर लेगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम किसान से स्कीम के तहत आपको मिल सकते हैं 4,000 रुपए। 31 मार्च के पहले कराएं रजिस्ट्रेशन। जी हां, पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा लेने वाले किसानों की संख्या अब करीब 11 करोड़ 59 लाख हो चुकी है। इस स्कीम के जरिए मोदी सरकार किसानों के खाते में सालाना 6,000 रुपए 2,000 रुपए की 3 किस्तों में देती है। बता दें कि योजना शुरू होने से लेकर अब तक 7 किस्त किसानों के खाते में भेजी जा चुकी हैं और अब जल्द ही 8वीं किस्त के पैसे किसानों के खाते में भेजे जाएंगे। जो लोग अब तक पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाए हैं, वो अगर 31 मार्च से पहले आवेदन कर देते हैं तो यदि उनका ये आवेदन स्वीकार हो जाता है तो होली बाद उन्हें 2,000 रुपए मिलेंगे। साथ ही अप्रैल में मई में आपको दूसरी किस्त के रूप में 2,000 रुपए और मिल जाएंगे। इस तरह से उन्हें 4,000 रुपए तक एक साथ मिल जाएंगे। बता दें कि केंद्र सरकार भी 3 बार इस स्कीम के तहत किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर करती है। अगर कोई नया किसान इसमें जुड़ना चाहता है तो आवेदन करता है तो सरकार लगातार 2 किस्तों की रकम उसे एक साथ दे सकती है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो एलपीजी गैस के नए कनेक्शन और सिलेंडर बुकिंग नियमों में होगा बड़ा बदलाव। जानी डीलर से अब कैसे करा सकेंगे बुकिंग। जी हां, आने वाले दिनों में एलपीजी कनेक्शन बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र को मिलेगा। इससे नए कनेक्शन लेने वाले लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। तेल कंपनियों से मिली जानकारी के अनुसार सरकार एलपीजी कनेक्शन को कम से कम दस्तावेजों के साथ और बिना स्थानीय आवास प्रमाण पत्र के कनेक्शन देने की योजना की तैयारी में है। दूसरे शहरों में काम के सिलसिले में जाने वाले लोगों के लिए एलपीजी सिलेंडर लेना मुश्किल होता है। इसके अलावा सरकार एलपीजी सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर
के बदले एक साथ 3 डीलर में गैस बुक कर सकेंगे। प्रायः देखा जाता है कि उपभोक्ता गैस की बुकिंग कराते समय लेकिन उसे समय पर सिलेंडर नहीं मिल पाता है, इसलिए ग्राहकों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार अब गैस सिलेंडर को लेकर नियम बदल रही है। अब नए नियम के अनुसार ग्राहक अब किसी एक डीलर के बदले एक साथ 3 डीलर से गैस बुक कर सकते हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो चीन की जगह अब भारत में बनेगा iPhone 12 फोन, क्या कम होगी कीमत? जी हां, जल्दी आप भारत में बने iPhone 12 स्मार्टफोन को खरीद पाएंगे। बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल अब iPhone 12 का प्रोडक्शन भारत में करेगी। दिग्गज टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल चीन पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए कई देशों में प्रोडक्शन फैसिलिटी को बढ़ा रही है, जिसमें से एक भारत भी है। बता दें कि एप्पल ने भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत iPhone SE स्मार्टफोन के साथ की थी। इसके बाद कंपनी ने iPhone XR और iPhone 11 का प्रोडक्शन भी यहीं करने का फैसला लिया था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी शुरुआत में iPhone 12 का 7 से 10% प्रोडक्शन चीन में भारत शिफ्ट करेगी। भारत में बनने वाले iPhone 12 को देश में तो बेचा ही जाएगा, साथ ही एक्सपोर्ट भी किया जाएगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए स्लाइड